हाय दोस्तों, मैं M.K. सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज के दिन हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को कहता हूं, आप सभी को इसकी बधाई भी देता हूं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध होता है वो काफ़ी नाजुक होता है और इन दिनों आज का जो दिन होता है इसका महत्व यही है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध है उन संबंधों पर हम अपनी पढ़ाई के मापक को किस तरह से सेट करें कि शिक्षक जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए और मैं जो चाहता हूँ मुझे उनसे मिल जाए। मकसद ये होता है। चलिए, ढेर सारे लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी करें, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। आप लोगों का जो रिस्पांस हमें मिला है वो देख के तो मैं काफ़ी गदगद हूँ, बहुत अच्छा लगा। और यही चीज़ मेरी शक्ति भी है, आपके रिस्पांस ही मेरी शक्ति बनती जा रही है और उसके अनुसार ही मैं आपके सामने आया हूँ। और आज मैं, चूँकि शिक्षक दिवस है, तो आपको सबसे पहले मेरे तरफ से एक सौगात है जो आप समझें। लफ्ज कुछ भी हो सकता है, सेंस सही होना चाहिए, तो उस बात को समझिए। अगर आप अपने करियर को देखते हो और किसी ने आपको देख लिया हो तो आज के दिन हमारी तरफ से आपके लिए ये पैगाम है, आप उनको बताओ कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या हो। आप उसको इस तरह से बताओ कि फुर्सत मिलेगी तो तेरे जुल्फों को सुलझा दूंगा। फुर्सत मिलेगी तो तेरे जुल्फों को सुलझा दूंगा। आज जरा उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। आप अपने वक्त को सुलझा लो माय डियर, समझ जाओ सारी दुनिया सुलझा लोगे। अपने आप को वक्त के अनुकूल ले आओ और सारी चीजें आपके अनुकूलन में आ जाएंगी। और आज के दिन एक और प्रॉमिस आपको करनी होगी। वो प्रॉमिस ये होता है कि आप जीवन में हर तरह के खराब से खराब, गंदी से गंदी बातों को सुन सकते हो और बर्दाश्त कर भी सकते हो, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि एक शब्द इतना घटिया है और इतना खराब है जो मैं नहीं सुनना चाहता। मैं जब तक हूँ तब तक मैं ये शब्द नहीं सुनूंगा, क्या कि मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी आज की डेट की सबसे बड़ी गाली है। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इस गाली को ना सुने, ना किसी को दें और ना ही किसी से सुने। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ऐसी चीजों को हम ना सुने। तो आप समझदार हैं, आप सब, मैंने सुन रखा है कि समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। और टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप इसी तरह से जब तक इस परंपरा में रहें, इन चीज़ों को निभाएं, अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को देखें और उसका लुत्फ लें और आनंद उठाएं। चलिए, अब आते हैं आज के टीचर्स डे के सेगमेंट पर। आपसे बात करना है, आज पढ़ाई की कोई बात नहीं होती है, कुछ बारीकी चीज़ों पर आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो बारीकी चीज़ें क्या होती हैं आप उसे समझें। बारीकी चीज़ें होती हैं शब्द विभेद। शब्द का विभेद, कोई शब्द है जो जिसके अर्थ हमें आते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोसरी ऑफ अपोजिट वर्ड्स। यानी ऐसे शब्द जो जिसके अर्थ एक जैसे होते हैं लेकिन प्रयोग में भिन्नता होती है। अर्थ एक ही जैसे लगते हैं सबका, लेकिन प्रयोग में भिन्नता होती है। जैसे आप हिंदी में भी कुछ जगह पर पढ़ते हो, जैसे आपको पूछा जाता है चिड़िया और पूछा गया पंछी। थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में आता ना एक ही चीज है, जो चिड़िया वो पंछी है। आपसे अगर पूछा जाए कि चिड़िया और पंछी में क्या फर्क है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि फर्क है। व्याकरण ने यहाँ पर फर्क रखा है, तो लेकिन हमें सुनने के बाद लगता है कि एक ही चीज है, जो चिड़िया है वही पंछी है। नहीं, अगर व्याकरणिक दृष्टि से आप इस पर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि चिड़िया स्त्रीलिंग होती है जबकि पंछी पुल्लिंग होता है। दोनों में ये फर्क है। इस चीज को आप हमेशा याद रखो, फर्क को देखो, समझो और इस तरह से दिमाग में लाओ। आप किसी की उम्र होती है, किसी के लिए उम्र शब्द का प्रयोग करते हो हिंदी में और किसी के लिए आयु शब्द का प्रयोग करते हो। लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बोलचाल की भाषा में ग्रामर होता नहीं है। बोलचाल की भाषा में भावना होती है, वो वाक्य भावना प्रधान होते हैं। लोग भावना को समझते हैं, शब्दों को इग्नोर करते हैं।
तो ये इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि उम्र क्या है और आयु क्या है। हमेशा याद रखें, उम्र मृत व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है उम्र शब्द, जबकि आयु हमेशा जीवित व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। लोग समझ नहीं पाते, बोल देते हैं अब मेरे बेटे की उम्र इतनी हो गई, तो उम्र नहीं आयु। उम्र सब तो मरे हुए मृत व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वहां भी आप किसी को प्रणाम करते हो तो कोई क्या कहता है, उम्रवान भवा या आयुष्मान भवा। सोचिए, आप किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हो, वहां पर लिखी रहती है उम्र सीमा या आयु सीमा। गौर करें आप इन चीजों को, कभी उम्र सीमा नहीं लिखी रहती, वहां लिखी रहती है आयु सीमा। तो ये छोटे छोटे चीज हैं जिनको आप जानते हो, आपको एहसास होता है, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन जब इनके प्रयोग विधि में आप आओगे तब वहां पर इसके टेक्निक को अगर आप नहीं समझते हो तो आप जानकारी रखते हुए भी गलत और अशुद्ध कहलाओगे। ऐसी ही चीजों को ख्याल रखते हुए मैंने अंग्रेजी में भी इन चीजों को लाया है। क्या आज के सेगमेंट में टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि इस सेगमेंट में आपके सामने ये चीज लेकर मैं रूबरू हो जाऊं, थोड़ा आप इसे भी देखो। ये बार बार आते ही रहेंगे शब्दों के गुच्छे। आज आपके सामने मैंने 6 शब्द रखा है। ये 6 शब्द हैं जो आपस में सिनोनिम्स हैं, आपस में पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। स्टॉप, प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, बैन, प्रोहिबिट, सेंसर। इन 6 के 6 शब्दों का एक ही अर्थ होता है, रोकना, मना करना, हमें दिखने में लगता है कि सारे शब्द एक जैसे हैं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये सारे शब्द समानार्थी हैं, सारे शब्दों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन इनके प्रयोग में भिन्नता है। इन चीजों को अगर आप समझ जाओगे तो हमेशा याद रखना, किसी भी शब्द का अपना वजन होता है, और वाक्य में जब आप शब्द को रखोगे तो उसके वजन के अनुसार, स्थान के अनुसार, स्थान पर कितना वजन डाला जा सकता है, किस स्थान पर कितना वेट होगा, कितने वजनदार शब्द आएंगे, अगर ये आपने समझ लिया और जान लिया तब तो आप समझो आपके बल्ले बल्ले हैं। कम जानकारी रख के भी आप अपने आप को कहीं न कहीं जुगाड़ में सेट कर सकते हैं। ऐसे मेरी प्रयास यही है कि इन चीजों में भी आप पारंगत हो जाओ। शब्द एक जैसे हैं, शब्द के मीनिंग भी हैं एक जैसे, लेकिन जब प्रयोग में आते हैं तो उनके प्रयोग में भिन्नता आती है, और इन भिन्नताओं को आपको समझना है, जानना है। तो सबसे पहले ये जो 6 शब्द दिए गए हैं, स्टॉप, प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, बैन, प्रोहिबिट, सेंसर, इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ होता है, रोकना, मना करना, रुकना। नाम के रूप में आएंगे, मनाही, निषेध है, इसका हिंदी होता है। अब आओ, अब इसकी बारीकी में चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब का अर्थ एक जैसा है, तो हम ये देखते हैं कि इन शब्दों के प्रयोग में क्या अंतर हो सकता है। तो जैसे पहला शब्द आता है स्टॉप। स्टॉप सारे लोग जानते हैं, आपको भी पता है, बहुत जगह आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, खास करके रेलवे क्रॉसिंग पर जब आप गए होंगे, जहाँ फाटक लगती है, खुलती है, तो वहां पर आपने देखा होगा स्टॉप शब्द। इस 6 में से एक ही शब्द आपने वहां देखा होगा। किसी रेलवे क्रॉसिंग पर आपने प्रिवेंट लिखा हुआ नहीं देखा होगा, रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बैन नहीं देखा होगा, प्रोहिबिट नहीं देखा होगा, या सेंसर नहीं देखा होगा, लेकिन स्टॉप अवश्य देखा होगा। क्यों? रेलवे क्रॉसिंग पर ही केवल स्टॉप शब्द का प्रयोग हो रहा है, और जगहों पर भी आपने देखा होगा, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग के पास जब आप जाते हो तो वहां पर ये 5 शब्द छट जाते हैं, रोकने के लिए केवल स्टॉप शब्द का प्रयोग होता है। एक्चुअली स्टॉप मतलब रोकना, रुकना, मना करना। तो किसको रोकना, किससे रुकना, ये जानना पड़ेगा। तो किसी के मोशन में लगने वाली विराम, किसी के गति में लगने वाली अवरोधक, मनाही, रोक, निषेध को अंग्रेजी में स्टॉप कहते हैं। यानी स्टॉप मतलब रोकना होता है, रुकना होता है, लेकिन किसको रोकना,
तो किसी के मोशन को रोकना, किसी के गति को रोकना, किसी पिंड में अगर गति है तो उस गति में विराम देने की, रोक का जब सेंस आता है तब हम वहाँ स्टॉप सेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम प्रिवेंट शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलत होंगे। वहां पर अगर हम रिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तब गलत होगा। वहां पर हम बैन शब्द का प्रयोग करेंगे तब गलत होगा। वहां पर हम प्रोहिबिट शब्द को लाएंगे तब हम इनकरेक्ट हो जाएंगे, या सेंसर को रखेंगे तब हम गलत हो जाएंगे। क्योंकि सेंस क्या है कि रेलवे क्रॉसिंग पर आप या हम जाते हो तो क्या करते हो वहां पर जाकर, तो आपकी बॉडी मोशन में होती है। तो उस मोशन, चूंकि आपको ये इत्तला दी जाती है, सूचना दी जाती है फाटक को गिराकर बंद करके कि आपके बॉडी के मोशन से तीव्रतम पिंड इस पाथ से गुजरने वाली है, अतः आप तब तक के लिए अपने बॉडी के गति को विराम दें, रोकें, मना है, रुकिए, ठहरिए, रोकिए। इसके लिए क्योंकि आप वहां जो पार करोगे, क्रॉस करोगे, तो आपके बॉडी में क्या होगी, मोशन। तो उस मोशन को विराम दो, उस गति को विराम दो जो आपके बॉडी में है। तो किसी के मोशन को रोकना, किसी के गति में लगने वाले विराम को अंग्रेजी में स्टॉप करते हैं। एक तो क्लियर हो गया स्टॉप के बारे में। अब नीचे के शब्द आते हैं प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब भी होता है रोकना, मना करना, रोकथाम करना। तो किसे रोकना, जैसे स्टॉप मतलब था ना मोशन या गति को रोकना, तो प्रिवेंट शब्द का प्रयोग किसे रोकने का अर्थ मतलब, रोकना तो मीनिंग है बट किसे रोकना, तो आप याद रखो किसी के विस्तार को रोकना, किसी के फैलाव को रोकना, यानी जो चीजें फैलती हैं, विस्तारित होती हैं, किसी के विस्तार को रोकना, मना करना प्रिवेंट कहलाता है। जैसे उसी ट्रेन में, अभी तो रेलवे क्रॉसिंग की मैंने बात की, जब आप ट्रेन में चढ़ जाते हो तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आपने वहां अटेंटिव रह के नहीं देखा। अगर आप होते तो आप वहां देखे होंगे, लिखा रहता है प्रिवेंट फायर। रेलवे में जब आप जाएंगे, कोच वगैरह में बैठेंगे, किसी जगह पर लिखा रहेगा प्रिवेंट फायर, उसकी हिंदी लिखी रहती है आग रोकिए। क्यों स्टॉप फायर क्यों नहीं कहा गया, आग रोकने के लिए, आग को रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो इसके लिए स्टॉप शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, इसके लिए प्रिवेंट क्यों आया, इसके लिए रिस्ट्रिक्ट शब्द क्यों नहीं आया, इसके लिए प्रोहिबिट शब्द क्यों नहीं आया, इसके लिए बैन शब्द क्यों नहीं आया, इसके लिए सेंसर क्यों नहीं आया, क्यों प्रिवेंट आया, तो क्योंकि आग फैलती है, आग विस्तारित होती है। तो आप जो कहते हैं आग रोकना, आग को आप नहीं रोकते हो, आग के विस्तार को रोकना, आग के फैलाव को रोकना। तो किसी के फैलाव को रोकना, किसी के विस्तार होने को रोकना, मना करना क्या कहलाता है, प्रिवेंट। कोई बीमारी है, जैसे हाल फिलहाल में कोरोना था, जो फैलता था, कम्युनिकेट होता था, संसर्ग से होने वाली बीमारी हो गए थे, तो क्या होता था, तो वो बीमारी फैलती थी एक दूसरे से, तो फैल रहा है, एक में हुआ, एक से 2 में जाएगा, 2 से 10 में जाएगा, इस तरह से फैलता गया। तो अगर उसके फैलाव को आप रोकना चाहते हो, उसके विस्तार को रोकना चाहते हो, इसकी अंग्रेजी होती है प्रिवेंट। जैसे कोई टेबलेट है जिसको कहते हो कि ये चेचक विरोधी दवा है, इस टेबलेट को खाओगे तो चेचक को रोकेगा, मना करेगा, तो हम क्या करेंगे, चेचक को क्या करेगा, रोकेगा, या चेचक के फैलाव को रोकेगा, चेचक के विस्तार को रोकेगा, तो हम कहेंगे इट इज ए एंटी-पॉक्स टेबलेट एंड इट डैश पॉक्स। यह चेचक विरोधी दवा है जो चेचक को रोकती है, चेचक को रोकती है, चेचक के फैलाव को, विस्तार को। तो क्योंकि चेचक फैलता है, विस्तारित होता है, तो उसके विस्तार को रोकता है, अतः वहां पर 6 में से एक ही ऑप्शन आएगा, इट प्रिवेंट्स। नहीं कह सकते हैं इट स्टॉप्स, ऐसा नहीं लिख सकते हैं इट रिस्ट्रिक्ट्स, ये गलत हो जाएगा। वहां होगा इट प्रिवेंट्स पॉक्स, क्योंकि पॉक्स फैलता है, तो वहां पर प्रिवेंट्स, यानी किसी के फैलाव या विस्तार में लगने वाली रोक या मनाही को हम प्रिवेंट कहते हैं। अब आया आपका तीसरा शब्द रिस्ट्रिक्ट। इसके भी अर्थ होते हैं रोकना, मना करना, बट किसे रोकना, कैसा रोकना, जिसको अंग्रेजी में हम रिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नैतिकता के आधार पर लगने वाली रोक या मनाही। नैतिकता, ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी, मोरल के आधार पर, नैतिक के आधार पर अगर किसी चीज को आप रोकते हो, मना करते हो, तो उसकी अंग्रेजी होगी रिस्ट्रिक्ट, न कि उसकी अंग्रेजी होगी स्टॉप, प्रिवेंट
या फिर प्रोहिबिट या फिर बैन या सेंसर, इसे समझा जाए कैसे। तो आप कहते हैं मेरे पापा रात में सिनेमा देखने से मुझे मना करते हैं, मेरे पापा देर रात सिनेमा देखने से मुझे रोकते हैं। आप चाहो तो पापा से छुप के सिनेमा देख सकते हो, लेकिन आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके पापा ने ऐसा मना किया है, रोका है आपको, तो आप उसे ओबे करते हो। आप चाहो तो डिसओबे कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते, इसीलिए कि उसे ओबे करते हैं, क्योंकि वो मेरे पापा हैं और ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। हमारे पेरेंट्स जो हमें सुझाव देते हैं उसका कम से कम हम अनुपालन कर रहे हैं। अतः ये बोलेंगे कि माय पापा डैश मी टू विजिट सिनेमा एट लेट नाइट। माय पापा डैश मी, व्हाट डज इट मीन? माय पापा स्टॉप्स मी, my papa prevents me, my papa restricts me, my papa bans me, my papa prohibits me, my papa censors me। तो चूंकि यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी है, पिता पुत्र के संबंध को आप बता रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर कि मेरे पापा रात में सिनेमा देखने से मुझे मना करते हैं, तो my papa restricts me to visit cinema at late night। यहाँ पर अगर स्टॉप डालोगे तो गलत, यहाँ पर अगर प्रिवेंट डालोगे तो गलत, यहाँ पर केवल शुद्ध आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्रिवेंट। क्लियर? नैतिकता के आधार पर लगने वाली रोक या मनाही को रिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब आइए नीचे बैन। बैन मतलब भी रोकना, मना करना। तो कैसा रोकना, कैसा मना करना? तो कानून के आधार, कानूनी आधार पर लगने वाली रोक या मनाही, कानून के आधार पर जो रोक लगती है, मना की जाती है, उस रोक को बैन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल। पहले इसके पहले क्या था रिस्ट्रिक्शन में? मोरल। और यहाँ क्या बोला जा रहा है? लीगल, विधि, नियम, कानून। कानून के आधार पर लगने वाली रोक या मनाही को हम बैन करते हैं। अब बोल सकते हैं मतलब गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। बैन शब्द आने का मतलब यह है कि वहां पर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। इसे रोकने के लिए, जिसे रोकने के लिए कानून की प्रक्रिया अपनाई जाए, वह रोक, वह मनाही बैन होता है। इज इट क्लियर? अब आइए नीचे आते हैं। प्रोहिबिट, ये क्या होता है? तो सुझाव देकर रोकना, सुझाव देकर रोकना, यानी आपको सुझाव दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है कि आप रुको, ठहरो। कहाँ? तो आप किसी ऑफिसर के क्वार्टर पे जाते हो, तो आप देखो, वहां गौर से देखना आगे क्या लिखा रहता है। प्रोहिबिटेड जोन, प्रोहिबिटेड जोन। व्हाट डज इट मीन प्रोहिबिटेड? माने आपको वर्जित किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। किससे? तो उसमें अंदर जाने से, क्योंकि वहां व्यवस्था दी गई है कि जो भी व्यक्ति, आपको सुझाव दी जाती है कि यहाँ पर अंदर प्रवेश करने से पहले आप यहाँ रुको, क्योंकि व्यवस्था दी गई कि आप कौन हो, पहले इसकी इत्तला दो, जानकारी दो, और वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो आगे सूचना देंगे कि सर फलाना व्यक्ति कहाँ यहाँ से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तब आप जाएंगे। तो ये सुझाव देकर आप उसे मना करते हैं कि भाई इस प्रीमिजेज में जाने से पहले या इनके अंदर जो लोग हैं उनसे मिलने से पहले आपको यहाँ रुकना होगा, ठहरना होगा, और ये प्रक्रिया है जो आपको अपनानी होगी। तो ऐसे रोक या ऐसे मनाही को क्या कहते हैं? प्रोहिबिट। अब क्या आया? सेंसर। सेंसर मतलब रोकना, बट किसे रोकना? तो मनोरंजन के क्षेत्र में अश्लीलता को रोकना सेंसर कहलाता है। रोकना ही, बट किसे रोकना? तो मनोरंजन, एम्यूजमेंट के फील्ड में जो हम लोग अश्लील चीजों को लाते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह बनती है कहीं पर, तो आप किसी चीज को आप कहोगे कि डायरेक्टर बताएगा कि नहीं हम ये सीन रखेंगे, ये बोल्ड सीन है रखेंगे, लेकिन नहीं, हमारे देश में एक सेंसर बोर्ड है, आप लोग सुने भी होंगे ये सब सेंसर बोर्ड। वो क्यों है? तो वो इसलिए है कि हमारे समाज में अश्लीलता को परोसने का, दिखाने का, मनोरंजन के माध्यम से जब दिखाते हो, उसका एक मानक है, उसका एक स्टैंडर्ड है। आप उसी स्टैंडर्ड पर अश्लीलता को दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो, फिल्मा सकते हो। अगर उससे ऊंचा, उसके स्तर से ऊंचा पर जाकर कोई चीज को दिखाना चाहते हो, दर्शक में लाना चाहते हो मनोरंजन के क्षेत्र में, तो आप इसके लिए सेंसर बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो सेंसर से रोकेगा। वो बताएगा आपको कि आपका जो ये सीन है वो हमारे सामाजिक अवधारणा के अनुसार नहीं है, और इस तरह की चीजों को हम अपने सामाजिक अवधारणा को बिगाड़ने के लिए नहीं दे सकते, आपको ये सीन हटाना पड़ेगा। और डायरेक्टर के पास ये राइट होता है, वो कहेंगे नहीं हम ये सीन रखेंगे, क्योंकि मैंने इस सीन को अब फिल्माने में बहुत सारा इन्वेस्ट किया, मेरे पैसे लगे हैं, मैं रखूंगा, तो रख सकते हैं। तब सेंसर बोर्ड भी क्या करेगी? उसे रोकेगी, लेकिन उसको एडल्ट यानी ए का सर्टिफिकेट दे देगी, जाइए आप रखिए, चलेगी।
तो मनोरंजन के क्षेत्र में लगने वाली अश्लीलता के रोक को हम सेंसर कहते हैं। शायद हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हो। डायरेक्टर के पास उसके पास भी अधिकार होता है कि वो ये कहे कि नहीं सर हम इस सीन को रखना ही चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड तब क्या करेगी तो उसे ए का सर्टिफिकेट जारी कर दे, एडल्ट का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। तो अमूमन इन चीजों को ये जानना है कि अश्लील मनोरंजन के क्षेत्र में अश्लीलता पर लगने वाली रोक या मनाही सेंसर कहलाता है। अब इन चीजों को आप गौर से देखो, समझो, जितनी बातों को उन्हें बताया। इस तरह से अगर आपके पास 1000 शब्द का फ्रेमिंग आ जाए, कम से कम 1000 वर्ड ही अगर इस तरह से आपने पकड़ लिया है, तो मैंने समझा कि इस सेगमेंट की जरूरत आपको वहां पड़ती है जहां आप क्लोज टेस्ट बनाते हो। क्योंकि क्लोज टेस्ट में जो ऑप्शन दिए जाते हैं 5, उसमें 3 ऑप्शन आपस में समानार्थी होते हैं। आपको लगेगा तीनों ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, सही आंसर तीनों आ जाएगा, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा। और इस चीज का विभेद आप तभी कर पाओगे अच्छे से कि कौन सा आंसर सही होगा, तो जब इस तरह की जानकारी आप रखोगे शब्दों के बारे में तब। चलिए, आज टीचर्स डे है, आपके लिए उमंग का दिन है, हमारे लिए भी उमंग का दिन है। हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। इसी तरह आपको मैं एक रिमार्केबल बात बताता हूं जिसको आप याद रखेंगे जीवन भर, ताउम्र याद रखिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध होता है वो बहुत नाजुक होता है। जितनी जिम्मेदारी मेरी पढ़ाने की होती है उतनी ही जिम्मेदारी आपके पढ़ने की होती है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। हम दोनों का एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, अन्योन्याश्रय संबंध है हमारा और आपका। और इस संबंध में जितने जानने के लिए आप आतुर होंगे, उतना ही मैं बताने के लिए भी मेरे अंदर आतुरता होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस युग में सारे लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। सब ज्ञानी हैं, कोई नहीं समझते कि मेरी जानकारी कम है। सब अपने आप में समझते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, ये सच है। लेकिन ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी वही कहलाता है जो अपने आप को वक्त के अनुसार ले आता है। और एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, जब कभी भी वक्त मुंह फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। इसको याद रखना। बहुत लोग अपने आप को शेर समझने लगते हैं कि बहुत जानकारी मैं रखता हूं, लेकिन जब वक्त मुंह फेरता है तो कुत्ता भी उसे घेर लेता है और उस वक्त वो कुत्ता भी उस पर भारी पड़ जाता है। ये लोग नहीं समझते, अपने आप को ही ये अंदाज में ले आते हैं कि हम ये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त के नजाकत को समझो। इसीलिए इसके पहले भी मैंने वक्त पर ही एक बात बताई थी जो आपने सुना होगा। इसलिए वक्त का, समय का जो डिमांड है उसके अनुसार आप चलो। एक इंटेलिजेंट और एक इंटेलेक्चुअल का यही परिचय होता है कि अपने आप को हमेशा समय के अनुकूलन में लाएं और जो समय का डिमांड है वो काम करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरे तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक बधाई और आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत, हैप्पी टीचर्स डे।